उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतिका अली और मेरे साथ तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें और ठंडी चाय ना पिए, चाय गर्म पिया करें। जब आप चाय गर्म पियेंगे तो आपका माइंड भी अच्छे से काम करता है। तो आज की हमारी वीडियो है, काम में ज़्यादा उलझा ना करें कि आपकी चाय ठंडी हो जाए। कोई बात नहीं, आज की हमारी वीडियो है जिवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है फाइनली वर्क ऑफ जिवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टार्ट एट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली एनसीआर के दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में आप सभी लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा, काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी। लेकिन अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और अगर आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अभी आई बटन के ऊपर आप लोगों को एक लिंक हाईलाइट होती हुई दिख रही होगी। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सारी डिटेल्स बताई हैं कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट बनने वाला है, क्या कुछ इसका फ़ायदा होगा और भी जितनी भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को इस वीडियो में जानने के लिए मिल जाएंगी। ओके। अब दोस्तों, रिसेंटली इस प्रोजेक्ट की जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं ये शुरू कर दी गई हैं। ऑन पेपर से निकलकर ये ऑन ग्राउंड पर आ चुका है। पिक्चर आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जीसीबी खड़ी है, काफ़ी सारे ट्रक्स खड़े हैं, इंजीनियर्स हैं और एक तरीके से यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं इनकी शुरुआत के पहले जो पूजा करी जाती है, नारियल वगैरह फोड़ के वो करी जा रही है। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड करके एक अथॉरिटी बनाई गई है जो कि 100% ओन्ड है जूरिश एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा। अब ये जो जूरिश एयरपोर्ट इंटरनेशनल है इसने काफ़ी सारे बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बनाए हैं और वही ये है जो हमारा एयरपोर्ट बनने वाला है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसको पूरी तरह से डिज़ाइन करेगी, कंस्ट्रक्ट करेगी और फिर आने वाले टाइम में शायद ऑपरेशन का कुछ पार्ट जो है वो इन लोगों के हाथ में आएगा और बाकी सारा पार्ट जो है ये गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसके ऊपर इस पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अब दूसरी ये जो यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो ये एक अथॉरिटी बनाई गई है या फिर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी टाइप की जो बनाई गई है जो कि इस प्रोजेक्ट को बनाने वाली है, इसने ये बताया है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अभी यहाँ पर जो आप बोल सकते हैं इनिशियल काम जो है ये शुरू किए गए हैं। जितने भी अप्रूवल्स रहते हैं अथॉरिटीज़ की तरफ से वो पूरी तरह से मिल चुके हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर जो यूपी की गवर्नमेंट है वो इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से हेल्प कर रही है। सभी तरह की अथॉरिटीज़ की काफ़ी जल्दी यहाँ पर क्लियरेंस जो है ये दिए जा रहे हैं सभी कामों के लिए। इसी के साथ में यहाँ पर एक और अपडेट ये निकल कर आई है कि अभी यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ शुरू करी गई हैं ये करी गई हैं बाउंड्री वॉल्स के लिए। अभी पूरे एरिया में जो बाउंड्री वॉल्स हैं ये बनाई जा रही हैं, फिर धीरे धीरे कर साइट ऑफिस और टर्मिनल बिल्डिंग का काम जो है ये भी यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। अब ये जो फेज़ 1 है इसके अंदर 1334 हेक्टेयर की ज़मीन जो है यहाँ पर पूरी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है ये कैरी ऑन करी जाने वाली हैं, जो कि धीरे धीरे कर अलग अलग फेज़ में आगे जाके बढ़ती जाएंगी। इसमें टोटल 4 फेज़ रहने वाले हैं और चौथे फेज़ के ख़त्म होते होते ऑलमोस्ट 5000 हेक्टेयर की ज़मीन के ऊपर इस पूरे एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन जो है ये किया जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि हर फेज़ के बाद में यहाँ पर जो पैसेंजर कैपेसिटी है इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट की वो बढ़ती जाएगी और जब चौथा फेज़ यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा तब यहाँ पर ये पर्टिकुलर एयरपोर्ट जो है ये 70 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल कर सकेगा, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि इसका पहला फेज़ जो है ये 2023 में बनकर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि ये कोविड के पहले की टाइमलाइन है, अब कोविड के बाद में और कितना टाइम लगता है ये देखने वाली बात रहती है। हो सकता है कि इसका फर्स्ट फेज़ कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाए। इसी के साथ में ये भी बताया जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पर ये जो टर्मिनल बिल्डिंग बनाई जाएगी इसके साथ में अभी सिर्फ एक ही रनवे रहेगा पहले फेज़ के बाद में। इसके बाद में धीरे धीरे कर आगे जाकर जो रनवेज़ की संख्या है वो भी बढ़ाई जाएगी, फ़्लाइट की संख्या भी बढ़ाई जाएगी और फिर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हर साल ये पर्टिकुलर एयरपोर्ट जो है ये 12 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल कर सकेगा। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि फ़र्स्ट फेज़ के अंदर सिर्फ एक ही रनवे यहाँ पर जो है ऐड किया गया है। ऐसे में ये एक बड़ा एयरपोर्ट तो नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि चौथा फेज़ ख़त्म होते होते 6 से लेकर 8 रनवे तक इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट के अंदर ऐड अप किए जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी कैपेसिटी जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी यहाँ पर फर्स्ट फेज़ के ख़त्म होने के बाद में 12 मिलियन पैसेंजर्स की इसकी कैपेसिटी रहेगी एवरी ईयर और चौथा फेज़ ख़त्म होने के बाद में इसकी जो कैपेसिटी है ये बढ़कर 70 मिलियन पैसेंजर्स तक पहुँच जाएगी, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात निकल कर आती है। उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन जो है ये शुरू हो जाए, यानी कि टर्मिनल बिल्डिंग का और रनवेज वगैरह का। बाकी काम तो जो यहाँ पर हैं वो इनिशियली स्टेज पर हैं और शुरू कर दिए गए हैं।
तो इस प्रोजेक्ट के बारे में आप सभी लोगों का क्या सोचना है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझको ज़रूर से बताइएगा। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बी ए ट्रैवलर बी असल में हमारा टाइम तो ज़्यादा खाने में लग रहा है। जी जनाब। मुक्का मारेगी ना नाक तोड़ दूंगी मैं। जी जनाब। तो एयरपोर्ट तो अपनी जगह पे पहले खा पी लेते हैं। जी जनाब, जेवार एयरपोर्ट की हमने बिल्कुल जब ये चैनल स्टार्ट किया था तो दर्द हो रहा है। नाटक जब ये हमने चैनल स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में एक वीडियो हमने की थी जेवार एयरपोर्ट पे, जिसका हमने एक एनिमेटेड वीडियो थी शायद, तो जिसमें हमें बड़ा ये मतलब बहुत ही ज़बरदस्त ये लगा था जब ये इसकी DPR ये सारी चीज़ें हुई थी, पेपर वर्क सारा। तो अब जो है ये एयरपोर्ट कागज़ों से निकल के प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्शन की तरफ चल पड़ा है, यानी कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। और ये एक ऐसा एयरपोर्ट है जो बहुत बड़े बड़े बिग सिटीज़ के एयरपोर्ट्स होते हैं ना, यानी कि एक बहुत ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हर तरह की सहूलतें, बहुत बड़े ज़्यादा रनवे, बहुत ही ज़्यादा पैसेंजर्स का आना जाना ईयरली, यानी कि वो कह रहे हैं कि 70 मिलियन तक मतलब पैसेंजर्स आगे चल के पर ईयर में सफ़र करेंगे। अच्छा, आपने एक चीज़ कमाल है यार। टोटली गवर्नमेंट नहीं है इसका ये होता है कि जो कंपनीज ज़्यूरिख इंटरनेशनल कंपनी जो है वो ज्वाइंट उनका है, क्योंकि वो उन कंपनी का जो एक्सपीरियंस है वो एयरपोर्ट से रिलेटेड है, यानी कि पूरी दुनिया में जा के एयरपोर्ट्स बनाना, ठीक है ना। तो वो कंपनी जब एयरपोर्ट बना के दे देती है लेवल के एयरपोर्ट्स, बिल्कुल, तो वो जब बना के दे देती है तो उसके साथ साथ कुछ अरसे तक वो साथ भी रहती हैं, उनको चलाना, उनको रन करना, क्योंकि एकदम से देखो एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है कि यार एक छोटी सी शॉपिंग मॉल बना दिया, बनाने के बाद हैंड ओवर कर दिया। ये इसको रन करना, असल चीज़ तो एयरपोर्ट को चलाना है ना। जब इस तरह की इतनी बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं तो वो प्रॉपर उसको ऑपरेशनल तक भी साथ रहती हैं। अच्छा, फिर उसमें ये होता है कि इतने बड़े लेवल पर जब एयरपोर्ट्स बनते हैं तो उनकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होती है, तो इतनी ज़्यादा होती है कि कंपनीज बाकायदा उसमें ज्वाइंट हो जाती हैं कि आप हमें इतनी पेमेंट ना दो, इसमें हम हिस्सेदार हो जाते हैं। इसकी जो प्रॉफिट होगा, इसमें जो लोगों का मतलब है कि जब ये ऑपरेशनलाइज होगा, जब इसमें प्रॉफिट होगा तो उसमें वो कंपनीज भी शामिल होती हैं, यानी कि एक तरह से सेमी गवर्नमेंट समझ लो, गवर्नमेंट और प्राइवेट ज्वाइंट प्रोजेक्ट समझ लो। तो ये एक इंडिया की हिस्ट्री का, मैं कहता हूँ हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट। तो यानी कि प्राइवेट सेक्टर जो होगा जैसे उस पे वो भी प्रॉफिट में शामिल होगा, और ऑपरेशनलाइज्ड वही कर सकेगा या गवर्नमेंट के साथ? देखो उनके पास एक्सपीरियंस होते हैं, ज्वाइन होंगे, दोनों होंगे, गवर्नमेंट के भी लोग होंगे और उनके ना कुछ हिस्से को वो कर सकते हैं। हाँ, गवर्नमेंट के लोग भी होंगे और वो भी होंगे, क्योंकि जिन्होंने बनाया होता है और जिनका पुराना एक्सपीरियंस होता है तो उनके साथ रहने से ही इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो रन हो पाते हैं। अच्छा, मैंने देखा है अक्सरियत से इंडिया के अंदर मैंने बहुत सारी वीडियोस में ऐसा देखा कि बाहर की फॉरेन कंट्रीज आकर मतलब स्मार्ट सिटीज़ में भी मैंने ये बात सुनी थी। इन्वेस्टमेंट नहीं, मैंने ये सुना था कि स्मार्ट सिटीज़ में भी मतलब बहुत सारी चीज़ों को रद्द अमल उसको देखते हुए, यानी बाहर की कंट्रीज़ को देखते हुए, सिटीज़ को देखते हुए करा जा रहा है, उस तरीके का निज़ाम एडवांसमेंट रखी गई है। और इसके अलावा मैंने ये देखा था बुलेट में हमने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर हमने देखा था कि बाहर की एक कंपनी है, वो मतलब कॉपरेशन कर रही है या उनके साथ मिलकर कोलैबोरेट करके काम कर रही है। देखिए, होता यह है कि जो कंपनीज को जिस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है ना, फिर उनके एक्सपीरियंस को लिया जाता है, पेड या तो पेड होता है। देखिए, मुझे एक चीज़ आती है, मैं वो चीज़ अपने कंट्री में कर रहा हूँ, अब मुझे मार्केट चाहिए, इंडिया में वो चीज़ नहीं है, अब मैं वही चीज़ जाके इंडिया में करूँगा, तो इंडिया वाले कह रहे हैं कि आपकी ये चीज़ बहुत महंगी है, हम इसको एकदम से इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो मैं कहूँगा कि यार यहाँ पे आवाम तो है ना, वहाँ पर आवाम है, पब्लिक है, उनको वो चीज़ चाहिए, जगह भी है, तो मैं कहूँगा कि मैं ये चीज़ करता हूँ, कुछ हिस्सा मेरा, कुछ हिस्सा आपका। कल को ये चीज़ प्रैक्टिकली आएगी, लोगों से प्रॉफिट होगा, उसमें मैं भी शामिल हुआ। अच्छा, हाइपरलूप में भी यही था? हाइपरलूप में भी ऐसे ही था। अच्छा, एक हमने ये एयरपोर्ट की वीडियो देख ली, इसमें भी है, हाइपरलूप में भी हमने देखा था, बुलेट में भी हमने देखा था। सिर्फ पाकिस्तान में बताइए कितनी ऐसी
ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा मैं आपको छोटे लेवल 22 करोड़ आवाम भी कम नहीं है मेरे साथ। मैं कह रहा हूँ नहीं, 22 करोड़ भी आवाम कम नहीं है, लेकिन ये उसकी मेन वजह तो ये बताऊँ कि सबसे पहले स्टेबिलिटी, क्या स्टेबिलिटी टूट गया। सबसे पहले मैं कितनी गहराइयों में, कितनी नॉलेज में, मतलब क्या इंफॉर्मेशन देने वाले हैं आप। ठीक है, आपने एक वर्ड से किरकिरा कर दिया आप उसको स्टेबिलिटी। सबसे पहले मुस्तकिल मिजाजी गवर्नमेंट की, एक मजबूत गवर्नमेंट इदारे। अच्छा, गवर्नमेंट चली भी जाती है ना, तो इदारे उस प्रोजेक्ट को जारी रखें। इदारों का काम होता है उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखना। जब किसी मुल्क के हालात में एक मजबूती नहीं होती तो बाहर के लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करने से डरते हैं। यहाँ तक के बाहर के लोग वहाँ पे इन्वेस्ट क्या करेंगे, यहाँ के लोग भी बाहर जाके इन्वेस्ट करते हैं अगर जिनके पास अच्छा खासा पैसा आ जाता है। तो अगर इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं तो उन्होंने कुछ देखा है ना। अच्छा, आपको पता है इंडिया वाले आए यहाँ पे एक बहुत बड़े एयरपोर्ट पे इन्वेस्ट, बाहर वाले आए इंडिया में एक बहुत बड़े एयरपोर्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। कल का गवर्नमेंट चली जाती है, वो उनके साथ नई शर्तें रख लें, वो उनके साथ मसले मसाइल करते हैं। नहीं करते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें गवर्नमेंट आए या जाए उस पर असर ना पड़े। कुछ इदारे ऐसे होते हैं डेवलपमेंट के जो मतलब ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, दूसरे लोग चलाते हैं, जिसमें गवर्नमेंट नहीं होता। जैसे वो नहीं था एक वो हमने एक लड़के की वीडियो देखी थी जिसने एग्ज़ाम दिया था IAS। इस तरह के जो ऑफिसर्स होते हैं वो इदारे चलाते हैं। ऑफिसर्स चेंज नहीं होते। ऑफिसर्स अपनी पूरा टर्नओवर करते हैं अपनी ज़िंदगी में 60-70 साल, जब तक वो रिटायर नहीं होते। तो वो इदारे जो हैं वो लोग चलाते हैं, वो गवर्नमेंट के ताबे होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के जाने के बाद प्रोजेक्ट पे फ़र्क ना पड़े तो इदारों का काम, मतलब उनके हैंडओवर होता है वो। तो अगर ये ट्रांसपेरेंसी सही हो, अच्छे तरीके से हो, यानी कि इन चीज़ों में कोई मिलावट ना हो, कोई रोक टोक ना हो, और कई प्रोजेक्ट हुए हों कंप्लीट, तो फिर ये बाहर बातें चलती हैं, पता चलती है। बड़े इन्वेस्टमेंट करने वाले बहुत हैं, लेकिन असल में उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है सेफ। कंट्री इंडिया में इन्वेस्टमेंट की सबसे मेन वजह है कि यहाँ पर लोगों को चाहिए सहूलत। यहाँ पे लोगों के वो एक होता है ना मायार ज़िंदगी, क्या कहेंगे, मायार ज़िंदगी जो है ना, लाइफ स्टाइल जो है वो बढ़ रहा है। अब वो बढ़ रहा है तो उनको और ज़्यादा फैसिलिटीज़ चाहिए। तो वो फैसिलिटीज़, हाँ, वो फैसिलिटीज़्स के लिए बाहर की कंपनीज आके इंडिया से कमाती हैं। इंडिया के लोग भी कमाते हैं और लोग मज़ीद, मतलब है कि लोगों को सहूलतें, हाँ। तो हमारे यहाँ अगर नहीं है तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हालात की वजह से। मतलब मैं ये कहूँगी कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे नहीं याद कि कहीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा हो, कहीं पे कोई बुलेट चल रही हो, कहीं इसकी छोटी सी मैं मिसाल दूँ। हमारे यहाँ क्या होता है, मैं छोटे से लेवल मतलब बाहर की कंट्रीज आकर भी इश्तराक नहीं, मैं इस तरह के इश्तराक वाले काम को मैं आपको समझाता हूँ कि एक बंदा है जिसके पास ज़मीन है, अब उसके पास पैसे नहीं कि वो उस पर बिल्डिंग बनाए और बेचे, तो फिर एक बहुत बड़ा बिल्डर आता है, वो कहता है ये आपकी ज़मीन है, मैं इस पर बिल्डिंग बनाऊंगा अपने पैसों से, ठीक है, इस पर तुम्हें मैं ये दूंगा। अच्छा, तुम्हारी ज़मीन की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है, तुम्हारी ज़मीन की वैल्यू भी तुम्हें मिलेगी, तुम्हें मज़ीद ऊपर से ये भी मिलेगा। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूँगा, मैं तुम्हें इसमें हिस्सेदार बना दूँगा। अच्छा, उसमें बन गए 40-50 फ्लैट, 40-50 फ्लैट्स में उनकी हिस्सेदारी हो जाती है। कुछ फ्लैट्स उसके होते हैं, कुछ उसके होते हैं, तो उस तरह से वो भी कमाता है, जिसकी ज़मीन होती है, जिसने आगे इन्वेस्टमेंट किया वो भी कमाता है। अच्छा, इंडिया की ज़मीन है और बाहर के इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, इस तरह का मामला। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि चलें, एक ने आकर एक प्लांट लगा दिया, मैंने ये देखा है कि उनके साथ काम कर लिया, पता चल गया कि काम कैसे करना है, ये चीज़ कैसे तैयार होनी है, इसको कैसे मैन्युफैक्चर करना है। 10 प्लांट वो अपने खुद लगा लेते। कौन? इंडियंस लगा लेते हैं, खुद लगा लेते हैं। हमने एक दो वीडियोस में देखा था कि एक में उनको गाइडलाइन मिली, तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही फॉरेन कंट्री की तरफ से। दूसरा, उन्होंने बुलेट खुद बना लिया, हाइपरलूप आपने देखा था स्टूडेंट्स ने खुद बनाया। इसका देखो, इसका ये होता है कि जिसने करना है, जिसने अपना काम करना है, जिसने ये सोचना है कि कल को कि हम हमेशा क्यों, मतलब उनके साथ ही मिलकर क्यों, तो जिसने जिनकी ये सोच है तो वो फिर फटाफट उस चीज़ को सीखते हैं, समझते हैं। आपने देखा था यार, मैं तो उस चीज़ से सिर्फ हैरान था कि इंडिया में पूरी एक इंस्टीट्यूट है, पूरा एक रेलवे को लेके
आईटी का तो हर जगह है ना। देखो आईटी का तो एक कॉमन बात है कि आईटी एक सब्जेक्ट है। रेलवे को लेके पूरी एक यूनिवर्सिटी, डेमो वगैरह दिखाया जा रहा था, मतलब ट्रांसपोर्ट को पढ़ाने वाले और रेलवे को पढ़ाने वाली पूरी एक यूनिवर्सिटी है। मतलब उसको सब्जेक्ट को ही अलग क्या कर दिया, एक फैकल्टी। कमाल है यार। जैसे यहाँ हम साइंस पढ़ते हैं, मेडिकल यानी मेडिकल पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, तो वो उसके अंदर सिर्फ इस सब्जेक्ट को एक अलग को लेकर, ट्रेन्स को लेकर। मैं कहता हूँ क्या सोच है इनकी यार, क्या सोच है। अच्छा फिर ये कौम तरक्की नहीं करे तो कौन करेगा? ये कौम तो तरक्की करेगी यार। अच्छा हमने तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं देखा कि इन चीज़ों को लेकर नहीं बहुत है कॉमर्स। अच्छा वहाँ पे फिर वहाँ पे ये चीज़ होने की एक वजह और भी है कि वहाँ पे इस चीज़ का वर्क भी है ना, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्री है, वहाँ पे बहुत जाल बिछा हुआ है ट्रांसपोर्ट का, रेलवे का। उनका फ्यूचर इसके लिए बहुत आगे ब्राइट है। जो इस तरह की डिग्री लेके आगे मार्केट में आएंगे तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी हमारे लिए दोस्तों, थोड़ी बहुत हमें चीज़ें पता थी। अब ये ग्राउंड रियलिटी पे हकीकत में आ रहा है। जवाहर एयरपोर्ट बनना शुरू हो गया है और एक नारियल भी फूट चुका है। अच्छा नारियल इनकी एक मज़हबी एक होता है जिसमें मतलब है कि शुभ स्टार्टिंग करते हैं, नारियल तोड़ा जाता है। बड़ा अच्छा लगता है। हम मूवीज़ वगैरह में, फिल्मों में देखते थे, दुल्हन घर में आती है तो नारियल तोड़ा जाता है जब दुल्हन घर में आ रही होती है। शगुन कुछ ऐसा होता है शायद। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह।